नमस्कार दोस्तों, पिछले कई सालों से लगातार दंगों की खबरें हमें देखने को मिल रही हैं। अब चाहे हरियाणा के मेवात में हुआ हिंदू मुस्लिम का दंगा हो या फिर पिछले कुछ सालों में हुए हिंदू मुस्लिम दंगे, दिल्ली का जहांगीर, राजस्थान का करौली, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, देश में लगभग हर जगह पिछले कई सालों से हमें कम्युनल वायलेंस देखने को मिल रहा है। इन दंगों का सीधा मतलब ये है कि हमारे देश के लोग कुछ सालों से काफी ज्यादा हिंसक हो गए हैं। लोगों के अंदर दूसरे धर्मों के प्रति नफरत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय ने ये बात पार्लियामेंट में कही थी कि सन 2016 से 2020 तक देश में अब तक 3400 बार हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे देखने को मिले हैं और 2023 तक ये नंबर और ज्यादा बढ़ गया है। अब इन सब चीजों में हमें एक चीज कॉमन देखने को मिलती है, जहां एक भीड़ हथियारों के साथ रैली निकालती है, दूसरे धर्म के लोगों को गालियां देती है, फिर पत्थरबाजी करती है। उसके बाद लोग दूसरे लोगों का धर्म देखकर उन्हें मारने लगते हैं। लोगों के घर जला दिए जाते हैं, दुकान जला दी जाती है और सबसे ज्यादा ऐसे लोगों का नुकसान होता है जिनका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। और फिर धार्मिक लोग या पॉलिटिशियन आकर भड़काऊ बयान देते हैं, जिससे चीजें सुधरने की जगह और ज्यादा बिगड़ने लगती हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि दूसरे धर्म के लोगों ने किया, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि कुछ आउटसाइडर्स आए थे, उन्होंने ये दंगा मचाया और वो चले गए। और फिर कुछ हफ्तों तक यही सब देखते देखते पूरे देश में माहौल गर्म हो जाता है। लोगों के अंदर दूसरे धर्म के लोगों के प्रति नफरत जाग जाती है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये सब होता क्यों है? क्यों लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति इतनी ज्यादा नफरत आ गई है कि लोग एक दूसरे का गला तक काटने को तैयार हो जाते हैं? और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों, ये जो कम्युनल राइट्स हैं, या हिंदी में हम इन्हें हिंदू मुस्लिम दंगे भी कह सकते हैं, ये आज से तो हो नहीं रहे। हमारे प्यारे शहीद भगत सिंह के जमाने में भी ये दंगे अपने चरम पर थे, जैसे कि आज है। और उन्होंने सन 1928 में कीर्ति मैगजीन में एक आर्टिकल दिया था, कम्युनल राइट्स और उनके सोल्यूशन। और आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों कि उनकी कही एक एक बात आज के भारत में बिल्कुल फिट बैठती है। और अगर आज के भारत के हिसाब से मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा ना, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये कम्युनल राइट्स आखिर हो क्यों रहे हैं, कौन इसके पीछे है। कीर्ति मैगजीन के आर्टिकल में भगत सिंह ने सबसे पहले ये बात कही थी कि भारत की हालत बद से ज्यादा बदतर हो गई है। लोग अपने पड़ोसियों को अपना दुश्मन मान बैठे हैं और आजकल बिल्कुल ऐसा ही है। लोग अपने पड़ोसियों का धर्म देखकर अपने दिल में उनके लिए नफरत पाल कर बैठे हैं और ये सारी नफरत हमें उनके सोशल मीडिया पोस्ट में देखने को मिल जाती है। भगत सिंह ने बहुत ज्यादा एनालिसिस करके 4 बड़े रीजन दिए थे कि आखिर ये सांप्रदायिक दंगे होते क्यों हैं। रीजन नंबर 1, कम्युनल माइंडसेट। कम्युनल माइंडसेट पर भगत सिंह ने अपने आर्टिकल पर लाहौर दंगों की बात की, जहां पर हर धर्म के लोगों ने हर धर्म के लोगों को दंगों में मारा था। अब मरने वाले किसी एक धर्म से नहीं थे, बल्कि वो हर धर्म से थे और सारे बेगुनाह थे, और जो दंगाई थे वो भी सभी धर्म के थे। भगत सिंह के अनुसार ये दंगाई दंगा करते हैं क्योंकि दूसरे धर्म के लोगों ने इनके धर्म के लोगों को मारा है। ये दंगाई सिर्फ सेल्फ डिफेंसिंग में ही दंगा करते हैं। लेकिन इस चीज को भगत सिंह ने नकार दिया और उन्होंने इस चीज को गलत बताया। उन्होंने कहा इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि दंगे सेल्फ डिफेंस में होते हैं, क्योंकि जो भी दंगों में मरता है वो कोई क्रिमिनल नहीं होता, वो बेगुनाह होता है। और ना ही भीड़ एक इंसान को मारती है, बल्कि यहाँ तो लोग एक दूसरे का धर्म देखकर ही एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। एक हिंदू मुसलमान को मारने लग जाता है क्योंकि वो मुसलमान है, और एक मुसलमान हिंदुओं को मारने लग जाता है क्योंकि वो सिर्फ हिंदू है। बल्कि इन्हें किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं होता, इनका एक ही लक्ष्य होता है, सिर्फ और सिर्फ दूसरे धर्म के इंसान को मारो। और इस घटना पर भगत सिंह ने कहा था कि इन दंगों ने देश की छवि को दुनिया के सामने खराब कर दिया है और हमारा देश बर्बादी की कगार पे कहा है। अब अगर इस चीज को आप आज के भारत से कंपेयर करोगे तो कुछ ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। हरियाणा के मेवात में भी हमें कुछ यही देखने को मिल रहा है। मरने वाले दोनों ही पक्षों के लोग बेगुनाह थे, दोनों पक्षों के दंगाइयों का कोई पता नहीं था। हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा सिर्फ ये देखकर कि वो मुसलमान है, और मुसलमानों ने हिंदुओं की दुकानें जला दी ये देखकर कि वो सिर्फ हिंदू हैं। जबकि असल में जिनका नुकसान हुआ है वो हिंदू मुस्लिम के साथ साथ बेगुनाह भी थे, जिनका इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं था। अब हम बात करते हैं दूसरे रीजन की। अकॉर्डिंग टू भगत सिंह, इन्होंने अपना दूसरा रीजन लोगों की हर्ड मेंटालिटी को बताया। अब हर्ड मेंटालिटी को आप इस तरह समझ सकते हैं कि लोग बड़ी बड़ी भीड़ और रैलियों में झंडे तलवारों को दिखाकर दूसरे धर्मों के लोगों को अपनी ताकत दिखाते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं। और जब एक नॉर्मल इंसान, अब चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो, अपने कम्युनिटी के लोगों को भीड़ में तलवार उठाते, डंडे उठाते, हथियार उठा के देखता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता और वो भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाता है। और आज के दिन भी सिचुएशन कुछ सिमिलर सी ही है।
लोग बड़ी बड़ी रैलियों में तो नहीं, लेकिन सोशल मीडिया में ही ऐसी ही भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं और दूसरे धर्म के लोगों को गालियां दे रहे हैं और उन्हें भला बुरा कह रहे हैं। भगत सिंह ने सन 1928 में अपने एक मैनिफेस्टो में इस चीज के ऊपर दुख जताया था कि लोगों के धार्मिक सेंटिमेंट्स को हर्ट करना बहुत ज्यादा आसान है। उन्होंने ये कहा था कि आज के दिन लोगों की वैल्यू जानवरों से भी बदतर हो गई है और आज की तारीख में लोग गौ रक्षा के नाम पर दूसरे इंसानों को गला तक काट देते हैं और उन्हें जिंदा जला देते हैं। और आज से करीब 90 साल पहले भगत सिंह ने यही कहा था कि धार्मिक विवाद हमारे देश के विकास को रोक रहा है। 90 साल बाद भी सिचुएशन कुछ ज्यादा नहीं बदली। अब तीसरा रीजन है कम्युनल पॉलिटिशियन। भगत सिंह ने अपना तीसरा रीजन बताते हुए ऐसे नेताओं की बात की जो लोगों के बीच भड़काऊ बयान देकर उनके अंदर दूसरे धर्म के प्रति नफरत पैदा करते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि सीधा दंगे भड़कने लगते हैं। गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। हालांकि इन्होंने ये भी कहा था कि कुछ पॉलिटिशियन ऐसे हैं कि जो इन सब चीजों को नहीं करना चाहते और वो ऐसे लोगों को रोकना चाहते हैं, लेकिन वो अपना सर छुपाए हुए हैं। और अगर 1928 के इंडिया को आज के इंडिया से कंपेयर किया जाए तो बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। उस वक्त के पॉलिटिशियन का एजेंडा था कि देश में नफरत फैलाकर राज करना, और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और ये रहे आज के कुछ भड़काऊ पॉलिटिशियंस। अब अगर आप समझदार हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगला रीजन भगत सिंह ने खराब पत्रकारिता या आज की डेट में हम कहें मीडिया को बताया। अखबारों के लिए भगत सिंह ने ये कहा था कि समाचार पत्र आग में घी डालने का काम करते हैं। पत्रकारिता का पेशा जो कभी एक महान पेशा हुआ करता था, उसकी हालत आज बद से ज्यादा बदतर हो गई है। ये लोग अखबारों में किसी न किसी के खिलाफ मोटी हेडलाइंस डालकर दंगे भड़काते हैं, नफरत पैदा करते हैं, जिससे लोग आपस में लड़ने को तैयार हो जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया या अखबार का काम है लोगों को एजुकेट करना, कट्टरवाद को खत्म करना और लोगों के अंदर भाईचारे की भावना लाना और भारत में एक समान राष्ट्रवाद का निर्माण करना। लेकिन ये भ्रष्ट पत्रकार इन चीजों से बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। जो लोगों को भड़का रहे हैं उनके अंदर नफरत भर रहे हैं, जिस वजह से देश के लगभग हर कोने से आज हमें दंगों की खबरें सुनने को मिल रही हैं। इसलिए देश की हालत को देखकर बहुत दुख होता है। पता नहीं इस देश का क्या होगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा था 1928 की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि 2023 की ही बात हो रही है, क्योंकि आज की मीडिया कुछ ऐसा ही कर रही है। ये लोगों को, बच्चों को एजुकेट करने की जगह सीमा हैदर की लव स्टोरी दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों की गरीबी दिखा रहे हैं, भाईचारे की भावना खत्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान पर डिबेट चल रही है। लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटाकर उन्हें कट्टरवाद की तरफ ढकेला जा रहा है, जिससे दोनों धर्मों के लोग बिना किसी बात के ही एक दूसरे से नफरत करने लग गए हैं। पहले तक जो एक दूसरे के साथ खाना खाया करते थे, वो आज एक दूसरे के दुश्मन बन के बैठे हैं। और ये रहा आज की मीडिया का कुछ हाल। सुनिए ना, अरे सुनिए ना, हम कथावाचक हम हूँ कथावाचक। सुनो, जब जब जिन जिन आतताइयों ने वो कार्य किए, तब तब भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति देकर कुछ राजाओं को भेजा और उन राजाओं को भेजकर उन मस्जिदों को तोड़वाया, फिर वहीं पर मंदिर बनवाया। कहाँ? कृष्ण जन्मभूमि पे। सुनिए, मस्जिद भी बनी तो तोड़ के बनवाई गई है। सुनिए, फालतू बताइए। मैं विविध शरीरा खुद के मंदिर भाई व्याख्या कर रहा हूं। आपकी टिकट पक्की है, आप रुकिए। आपकी हिंदू धर्म तो पुराना है ना, ये इतिहास पुराना है, सबसे पुराना है ना, ये तो आप मानेंगे हाजी साहब। फिर उसमें क्यों आप बीच में जामा तोड़ के कह रहे हैं कि मस्जिद हाँ, तो बाद में पहले मंदिर था, फिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, फिर मस्जिद को तोड़ के फिर मंदिर बनाया गया। मस्जिद हुआ है, ठीक है, स्वीकार कर लिया कम से कम। अब अगर इन 4 रीजन से आगे बढ़कर हम चीजों को देखें तो एक और सबसे बड़ा कॉमन कारण मिलता है, वो है गरीबी और बेरोजगारी। इसे हम इकोनॉमिक फैक्टर भी कह सकते हैं। भगत सिंह ने इकोनॉमिक फैक्टर या बेरोजगारी पर कार्ल मार्क्स के एक सिद्धांत की बात की थी। कार्ल मार्क्स बहुत ही फेमस जर्मन फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट है। उनके अनुसार दुनिया में जो भी हो रहा है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी फैक्टर ही होता है। इतिहास में हमेशा ही देखा गया है कि जब लोग बेरोजगार होते हैं, भूखे होते हैं, लोग हद से ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। ऐसे में या तो उनको क्रांतिकारी बनाया जा सकता है, यानी अच्छा रास्ता दिखाया जा सकता है,
या फिर उन्हें भड़काया जा सकता है और दंगे कराए जा सकते हैं, या फिर ऐसे में लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे डिक्टेटरशिप का जन्म होता है। जैसे कि जर्मनी में हिटलर का जन्म हुआ था। और एक डिक्टेटर कभी नहीं चाहेगा कि जनता जागरूक हो या कहीं काम करने लग जाए। वो यही चाहेगा कि लोग इतने परेशान रहे ताकि आसानी से उन्हें भड़काया जा सके। हिटलर का एक फेमस कोट है कि लोगों को इतना निचोड़ दो कि वो जिंदा रहने को ही अपना विकास समझे। और उस समय भगत सिंह जी ने भी यही कहा था कि इंडिया में इकोनॉमिक सिचुएशन हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है और यही सबसे बड़ी वजह है कि हर जगह हमें दंगे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अब दंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से हो रहे थे। तो इसका सोल्यूशन भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ठीक करके ही निकाला जा सकता था। लेकिन इन्होंने ये भी कहा था कि आज के समय ये करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सरकार खुद नहीं चाहती कि लोग इकोनॉमिकल मजबूत हो जाए। सरकार लोगों की जगह खुद को ही मजबूत बनाने में लगी हुई है। इसलिए उन्होंने हर धर्म के लोगों को सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए कहा। लेकिन यहाँ सवाल फिर से ये आता है कि जब लोग आपस में लड़ने में बिजी हैं, तो भला एक दूसरे के साथ एकजुट कैसे होंगे? तो यहाँ भगत सिंह का कहना ये था कि उन्हें एकजुट करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। गरीब बेरोजगार लोगों और किसानों को बताना चाहिए कि उनके सबसे बड़े दुश्मन दूसरे धर्म के लोग नहीं, बल्कि बड़े बड़े पूंजीपति और कुछ धर्म के ठेकेदार और पॉलिटिशियंस हैं। इनके खिलाफ इन्हें एकजुट होना पड़ेगा। दुनिया भर के लोगों को एक समान अधिकार प्राप्त है, चाहे वो किसी भी नस्ल के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी रंग के हों। आप एकजुट हो जाएं और सरकार से सत्ता छीनकर अपने हाथ में लेने का प्रयास करें। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भगत सिंह ने सिर्फ और सिर्फ गरीब बेरोजगार किसानों की ही बात क्यों की? कि किसी भी दंगे में आपने ये नहीं देखा होगा कि एक नेता दूसरे नेता से तलवार लेकर लड़ रहा है, या एक धर्म गुरु दूसरे धर्म गुरु से डंडा लेकर लड़ रहा है। यहाँ तक कि एक दूसरे धर्म का अमीर दूसरे धर्म के अमीर से कभी नहीं लड़ता। लड़ते वो लोग हैं जो कमजोर होते हैं, गरीब होते हैं, बेरोजगार होते हैं। क्योंकि इन अमीरों के पॉलिटिशियनों के बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं या फिर बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, और दंगों में सिर्फ और सिर्फ गरीब ही होते हैं और इन्हें भड़काने का काम करते हैं न्यूज वाले। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी दंगे में किसी मीडिया वाले की जान चली गई हो या फिर कोई मीडिया वाला मर गया हो। इसलिए भगत सिंह ने सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों की और मजदूरों की ही बात की थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा करने से आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ आजादी। और इस चीज की बात करते हुए उन्होंने सबसे पहले रशिया का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि जो भी रशिया के इतिहास से परिचित हैं, वो जानते हैं कि जार के शासनकाल में रूस की स्थिति भारत की वर्तमान स्थिति से भी ज्यादा खराब थी। वहाँ बहुत सारे समुदाय थे जो आपस में ही लड़ रहे थे, और जब रूस में मजदूरों का शासन स्थापित हो गया तब स्थिति एकदम बदल गई। वहाँ कोई दंगा नहीं होता। सबसे पहले किसी को एक इंसान माना जाता है, ये देखा जाता है कि वो एक रूसी है, बाद में उसका धर्म देखा जाता है। जार के शासनकाल में रूस की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। इन दंगों के पीछे यही एक मुख्य कारण था। और हिंदू मुस्लिम को लेकर उन्होंने कोलकाता में हुए दंगों का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि उन हिंदू मुस्लिम दंगों में ट्रेड यूनियन के मेंबर्स ने हिस्सा नहीं लिया था। फैक्ट्री में काम करने वाले जो हिंदू और मुस्लिम थे वो अपना काम कर रहे थे, वो खुश थे एक दूसरे के साथ काम कर कर। भगत सिंह ने कहा कि उन लोगों के अंदर एक क्लास कॉन्शियस आ गई थी, वो एक दूसरे के साथ खड़े थे और अपने ग्रुप की मजबूती को समझते थे। के अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था कि कैसे जागरूकता हिंदू मुस्लिम दंगों को रोक सकती है। इसलिए उन्होंने ये कहा था कि यहाँ का युवा पहले किसी को एक इंसान समझे, उसके बाद उसका धर्म देखे, क्योंकि भारत का युवा बहुत ही ज्यादा काबिल है और हमारा देश का भविष्य बहुत ही ज्यादा उज्जवल है। और लोगों को इन दंगों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे दंगों की कोई संभावना ना हो। अब ये था भगत सिंह का पूरा आर्टिकल, कम्युनल वायलेंस और उनका सल्यूशन। दोस्तों, इतना सब जानने के बाद इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि साल बदल गए हैं, लेकिन परिस्थिति आज भी वही है। और इन सब चीजों से निपटने के लिए आम जनता को अपने आप को इकोनॉमिकल मजबूत करना होगा। अगर सरकार एम्प्लॉयमेंट नहीं देती है तो खुद ही कुछ न कुछ काम कीजिए, ताकि आप इन सब गंदी राजनीति से अपने आप को दूर रख सके और अपने काम में बिजी रह सके। बाकी आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।